नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ब्लडी हॉरर स्टोरीज पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मैं राजस्थान के अजमेर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने ट्रक चलाने का काम बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दिया था। जब मैं 20 साल का था तभी से मैं मेरे मामा जी की ट्रक चलाने लग गया था। लेकिन जो डरावनी घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो तब की है जब मैं लगभग 30 वर्ष का था। आज ट्रक चलाते हुए लगभग मुझे 15 साल हो गए हैं, लेकिन उस घटना के बाद मैंने मेरे जीवन में ट्रक चलाते वक्त कभी भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाया। दरअसल यह घटना उस वक्त की है जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और किसी को भी कहीं पर जाने की इजाजत नहीं थी, सिवाय इमरजेंसी सेवाओं की। उस वक्त मैंने अपनी गाड़ी मेडिकल लाइन में दवाओं को लाने और ले जाने में लगा रखी थी, इसलिए मुझे पूरे लॉकडाउन में गाड़ी चलानी पड़ी थी। और उस दिन मैंने ट्रक में हैदराबाद से सामान लोड किया था और मुझे यह सामान मुंबई पहुंचाना था। दोपहर के 3 बजे तक ट्रक में पूरा सामान लोड हो चुका था। लगभग शाम के 5 बजे तक मैं थोड़ा आराम करने के बाद अपने ट्रक को लेकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। मुझे यह सामान अगले दिन शाम तक मुंबई पहुंचाना था, इसलिए मैं काफी अच्छी खासी रफ्तार में चल रहा था। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितना सांस लेना जरूरी होता है, लॉकडाउन के टाइम पर मास्क लगाना भी उतना ही जरूरी था। क्योंकि अगर गलती से भी कहीं पर पुलिस वालों ने बिना मास्क के देख लिया तो चालान काटने में देरी नहीं लगेगी। यही सोचकर मैंने जब ट्रक स्टार्ट किया तो उसी वक्त मास्क लगा लिया था। अब लगातार मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे दिन ढलने के कारण चारों ओर अंधेरा पसरने लगा था। सड़क पर सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं किसी तरह कल शाम से पहले यानी कि जल्दी ही मुंबई पहुंच जाऊं तो मुझे थोड़ा ज्यादा समय आराम करने के लिए मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने एक फैसला किया कि यदि रास्ते में मुझे कोई शॉर्टकट दिखता है तो मैं उस शॉर्टकट के रास्ते को अपनाकर जल्दी मुंबई पहुंच जाऊंगा। लेकिन कुछ देर और गाड़ी चलाने के बाद न जाने क्यों मुझे नींद की झपकियां आने लगी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर रास्ते में कहीं पर थोड़ा हाथ मुंह धोकर चाय पी ली जाए तो ठीक रहेगा। यही सोचकर मैं ट्रक चलाते हुए हाईवे पर किसी ढाबे या चाय की दुकान की तलाश करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि ये तो लॉकडाउन का टाइम है और इस टाइम मुझे कोई भी ढाबा या दुकान नहीं मिलने वाली है जहां बैठकर मैं चाय की चुस्कियां ले सकूं। मैंने अपने आप से मन में ही कहा कि क्या यार राजीव, तू भी कितना भोला है। लॉकडाउन के टाइम पर तुझे कहाँ ही चाय मिलेगी। अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी मुझे अचानक हाईवे पे कुछ दूरी पर एक रोशनी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे जैसे मैं उसके पास गया तो मुझे मालूम हुआ कि वह तो एक चाय की टपरी है और उसी पर एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा हुआ है। हमारे राजस्थान की छोटी और अस्थायी दुकानों को टपरी कहा जाता है। और तभी मैंने बुजुर्ग आदमी के दुकान के पास अपनी ट्रक को ले लिया और ट्रक में बैठे ही मैंने उससे पूछा कि चाय मिलेगी। उसने कहा कि सब कुछ मिलेगा, आप उतर कर नीचे तो आइए। उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, पर मुझे क्या था, मुझे चाय पीने से मतलब थी। मैं ट्रक से उतरकर नीचे आया। उस आदमी को चाय बनाने के लिए कहकर मैंने ट्रक से अपने पानी की बोतल निकाली और अपना मुंह धोने लगा ताकि थोड़ा फ्रेश फील होने लगे। थोड़ी ही देर बाद उस आदमी ने चाय बनाकर मुझे दे दी, लेकिन उसकी चाय का टेस्ट कुछ अजीब था। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि साहब, यह चाय भैंस के दूध की नहीं है। वो क्या है, लॉकडाउन के टाइम पर दूध की सभी दुकानें तो बंद हैं और मेरे घर में सिर्फ कुछ बकरियां हैं। तो मैंने उन बकरियों का दूध निकाला और यही दुकान पर लेके आया हूँ और उसी का चाय बनाकर बेचता हूँ। शायद आपने कभी बकरी के दूध की चाय नहीं पी होगी, इसलिए आपको इसका टेस्ट अजीब लगेगा ही। तब मैंने उससे पूछते हुए बोला कि ये लॉकडाउन पर तुमने दुकानें क्यों खोल रखी हैं? पुलिस वगैरह आती है कि नहीं आती है? तुम्हें कुछ कहती नहीं है? इस पर उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा कि पुलिस तो क्या, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसकी मुस्कुराहट अजब गजब थी और वो मुस्कुराने के साथ साथ मुझे अजीब तरीके से घूर रहा था। तभी मैं उसको नजरअंदाज करते हुए चाय पीने लगा। मुझे लगा कि ये बूढ़ा थोड़ा सठिया गया है और जब मैं उसकी दुकान पर चाय पीने उतरा था तो मैंने अपना ट्रक चालू ही छोड़ दिया था। लेकिन अचानक से मेरा ट्रक बंद हो गया और मुझे लगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मेरा ट्रक अभी नया नया ही था और वो ऐसे ही अपने आप कभी भी बंद नहीं होता था जब तक कि मैं उसे चाबी से बंद ना करूं। तभी मुझे लगा कि शायद ट्रक की सर्विसिंग की ज़रूरत है और इसलिए वो अपने आप बंद हो गया। खैर, मैं इस बात को नज़रअंदाज करके चाय पीने लगा, लेकिन तभी चाय पीते वक्त मुझे उसकी चाय कुछ ज़्यादा ही अजीब लगने लगी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो मैंने मेरे जीवन में पहले भी बहुत बार बकरी के दूध की चाय पी थी, लेकिन कभी भी उसका टेस्ट ऐसा नहीं था जैसा कि आज की इस बुड्ढे की चाय का था।
तभी चाय पीते वक्त मेरी नज़र उस बुड्ढे की टपरी के बगल में जा पड़ी। मुझे लगा कि शायद यह कोई शॉर्टकट रास्ता है, तो मैंने उस आदमी से पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो उस आदमी ने फिर से उस अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा कि जहाँ जाना चाहते हो यह रास्ता तुम्हें वहीं पहुंचा देगा। तो मैंने उस आदमी से कहा कि तुम्हें कैसे पता मुझे कहाँ जाना है, ये रास्ता मुझे कहाँ पहुंचा देगा। इस पर वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सिर नीचे की ओर कर करके बैठ गया। तो मैंने फिर से उससे पूछा कि यह तो बताओ कि इस रास्ते से मुंबई जाने पर कितनी दूरी कम पड़ेगी। इस पर उस आदमी ने अपना मुंह नीचे किए हुए बोला कि 100 किलोमीटर की दूरी अभी। मैं उस आदमी से कुछ पूछने ही वाला था कि वो आदमी अजीब तरीके से कांपने लगा। जब मैंने गौर से उसकी तरफ देखा तो उसका एक हाथ बहुत ज्यादा कांप रहा था। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा और मैंने उससे कहा कि तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। इस पर उस आदमी ने मेरी तरफ अजीब तरीके से घूरते हुए कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो गया और तुम जा सकते हो यहाँ से। मुझे भी उससे कुछ ज्यादा मतलब नहीं था, इसलिए मैं जाकर अपने ट्रक में बैठ गया। लेकिन ट्रक में बैठने के बाद भी जब मैं उस आदमी को देखा तो उसकी हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे तो वो बुढ़ा पहले से ही ज्यादा सठियाया हुआ लग रहा था, इसलिए मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ना जाने क्यों उसकी चाय पीने के बाद मेरा ध्यान बार बार उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ जा रहा था। मेरा मन बार बार उस शॉर्टकट रास्ते से ही चलने को कह रहा था। हुआ भी अंत में यही, मैं शॉर्टकट के रास्ते से मुंबई की तरफ निकला और अब चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका था। जब मैंने अपनी गाड़ी में टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। तभी मुझे अचानक से याद आया कि मैंने उस आदमी को चाय के पैसे तो दिए ही नहीं। लेकिन जब मैं वहां से काफी ज्यादा आगे निकल चुका था, इसलिए मैंने वापस आना ठीक नहीं समझा। लेकिन मुझे ज्यादा अजीब बात तो यह लगी, उस आदमी ने मुझसे चाय के बदले पैसे मांगे ही नहीं। खैर, मैं अब इन बातों को नजरअंदाज करके आगे रास्ते पर बढ़ रहा था। लेकिन मुझे उस रास्ते पर एक सबसे बड़ी अजीब बात यह लगी कि पीछे जब मैं हाईवे से आ रहा था तो हाईवे के दोनों तरफ जो पेड़ और पौधे वो हरे भरे थे, लेकिन इस रास्ते के अगल बगल में जो पेड़ पौधे थे वो पेड़ पौधे बिल्कुल सूखे हुए थे और उन पर एक भी हरी पत्ती नहीं थी। तभी मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ देर पहले मैं जिस हाईवे पर था वो दोनों तरफ हरियाली फैली हुई थी और उससे इतनी सी दूरी पर इतना सूखा कैसे हो सकता है। मुझे तो जल्दी ही मुंबई पहुंचना था, इसलिए मैंने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ और नोटिस की। उस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा थे। लगभग हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर स्पीड ब्रेकर आ रहा था। ऐसे में मैंने सोचा कि इस रफ्तार से तो मैं शायद टाइम पर मुंबई नहीं पहुंच पाऊंगा। पर मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि उस रास्ते पर अब मैं काफ़ी आगे आ चुका था, इसलिए मैंने चलते रहना ही ठीक समझा। लेकिन कुछ देर बाद ट्रक चलाते हुए मुझे महसूस होने लगा कि जैसे ट्रक को बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। ऐसा अमूमन तब होता है जब ट्रक पीछे की तरफ लुढ़कता है या फिर कुछ ज़्यादा भारी सामान लोड किया हुआ हो, लेकिन आज तो ट्रक में कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी ट्रक इतना पावर क्यों ले रहा था, जैसे उसे पीछे से कोई भारी सामान लोड किया हो। ये बार बार मुझे एहसास हो रहा था कि ट्रक को चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने ट्रक को रोक कर एक बार चेक करने की सोची। लेकिन रोकने से पहले सामने के रास्ते का मंजर देखकर मेरा ट्रक रोकने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वह रास्ता बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ और देखने में भी भयावह लग रहा था। खैर, वैसे तो मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लगता, लेकिन आखिर तो मैं भी एक इंसान ही हूँ। मैं ट्रक चलाते हुए मन ही मन सोच रहा था कि कहीं कोई अच्छी सी जगह दिख जाए तो फिर कोई इंसान दिख जाए तो ट्रक को रोक कर इसको चेक कर लूंगा। उस इंसान से पूछ भी लूंगा कि रास्ता इतना वीरान और सूखा क्यों है, ये मुझे मुंबई कब पहुंचा देगा। बस मेरी यह सोचने भर की देरी थी कि मुझे रास्ते में एक औरत सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए चलती हुई दिखी। उसे देखकर मैंने सोचा कि इतनी रात को यह औरत लकड़ियों का गट्ठर लेकर कहाँ जा रही है। तभी मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैंने उसके पास ले जाकर के अपनी ट्रक को रोक दिया और ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में वो औरत दिखने में काफ़ी ज़्यादा जवान और खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसने घूंघट निकाल रखा था और मेरे ट्रक को उसके पास रुकता देख वो औरत भी वहीं पर रुक गई। तो मैंने उस औरत से पूछा कि ये रास्ता कितना लंबा है, लेकिन शायद ट्रक के इंजन की आवाज़ में उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं नीचे उतरकर उससे बात करने की सोचने लगा। मैं ट्रक को चालू छोड़कर केबिन से नीचे उतरा और उस औरत के पास गया। लेकिन जैसे ही मैं उतरकर उस औरत की तरफ आगे बढ़ने लगा तो उस औरत ने लकड़ियों के गट्ठर से अपना हथियार निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तभी मैंने उससे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं रास्ता भटक गया हूं और मैं आपसे बस रास्ता पूछने के लिए ही नीचे उतरा हूँ, आप मुझे गलत ना समझे। इस पर वो औरत कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने अपने हाथ में ली हुई दांतली को नीचे कर दिया।
दरअसल दांतली हमारे राजस्थान में एक प्रकार का औजार है जिससे लकड़ी या अन्य चीजों को काटने के लिए काम किया जाता है। अभी मैं उस औरत से कुछ और पूछने ही वाला था, तभी उसने अपना घूंघट ऊपर किया और उसके घूंघट ऊपर करते ही तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। तभी मैंने अपने आप को संभालते हुए उस औरत से पूछा कि क्या ये रास्ता आगे जाकर ठीक होगा या ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ रहेगा। तो उस औरत ने कहा कि नहीं, ये ज्यादा आगे तक ऐसा नहीं है, आगे जाकर अच्छा रास्ता मिलेगा। लेकिन उसकी आवाज सुनते ही मुझे अजीब लगा, क्योंकि वो जितनी दिखने में खूबसूरत थी उसकी आवाज उतनी ही बदसूरत थी, या फिर कहूं तो उसकी आवाज बिल्कुल मर्दों की तरह थी। जब वह बोल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत नहीं बल्कि कोई लड़का बोल रहा हो। लेकिन मेरा ध्यान उसकी आवाज से ज्यादा उसकी खूबसूरती पर जा रहा था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं, और वो भी इन लकड़ियों के गट्ठर को लेकर। तो इस पर उस औरत ने कहा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो दिन के समय बाहर जाकर लकड़ियां नहीं ला सकते, इसलिए मैं रात के समय लकड़ियां लेने आती हूँ। क्योंकि हमारे घर पर लकड़ियों से ही खाना बनता है, तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये औरत सच बोल रही हो, क्योंकि उस समय लॉकडाउन में माहौल भी ऐसा ही था। तभी अचानक मेरा ट्रक अपने आप बंद हो गया। जब तक ट्रक चालू था तब तक सड़क पर हेडलाइट की रोशनी थी, लेकिन जैसे ही ट्रक बंद हुआ तो चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया, और जैसे ही उस अंधेरे में मैंने अपनी नज़र उस औरत की तरफ घुमाई तो मेरे होश ही उड़ गए। क्योंकि हेडलाइट की रोशनी में वो औरत जितनी खूबसूरत और जवान दिख रही थी, अंधेरा होते ही वो औरत उतनी ही ज्यादा बदसूरत और बूढ़ी नजर आ रही थी। उसका चेहरा एक तरफ से पूरा जला हुआ और उसके होंठ बिल्कुल काले पड़ गए थे। अब उसका यह मंजर देखकर मैं थरथरा कर कांपने लगा था और पूरे पसीने से भीग गया था। मेरी यह हालत देख करके वो औरत एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। अब जैसे जैसे वो औरत मुस्कुरा रही थी वैसे वैसे ही उसके होठों से खून टपक रहा था। यह सब देखकर मैं तो वहां जैसे पत्थर की तरह जम गया था। मैं हिलना और चिल्लाना चाहता था, पर मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी, और पैरों को तो जैसे किसी ने फेविक्विक से वहीं पर चिपका दिया हो। उस औरत और मेरे बीच में सिर्फ 2 कदमों का फासला था। अब वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ आगे बढ़ने लगी थी। यह देखकर मेरे दिल की धड़कन की रफ्तार दोगुनी हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अब बस यही हार्ट अटैक आने वाला है। वो औरत मुझे अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए घूर रही थी। उसके अंदर से घुरघुराहट की आवाजें आ रही थी, साथ ही उसके होठों से खून की बूंदें अपने आप टपक रही थी, जैसे अभी अभी उसने किसी का खून पिया हो। उस औरत की मुस्कुराहट बिल्कुल उस बुढ़े की तरह थी जिसने शाम के वक्त उस टपरी पर मुझे चाय पिलाई थी, जिसने मुझे यह शॉर्टकट का रास्ता दिखाया था। यह औरत बिल्कुल उसी की तरह मुझे घूर रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी मैं वहां से भागने ही वाला था, तो उस औरत ने अपने सिर पर रखा गट्ठर फेंक दिया। जब मैंने उस गट्ठर की तरफ देखा तो मेरी तो हिम्मत डोल गई, क्योंकि वो कोई लकड़ियों का गट्ठर नहीं बल्कि वो इंसानों की हड्डियों का गट्ठर था, जिसमें बहुत सारी इंसानी कंकाल थे। ये देखकर तो मैं डर के सातवें आसमान पर था। ये सब देखकर मैं समझ चुका था कि मैं बहुत गलत रास्ते पर आ चुका हूँ। इसके साथ ही मैं बुरी तरीके से फंस भी चुका हूँ, क्योंकि ये औरत अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उस गट्ठर की तरफ देखकर मैं यही सोच रहा था कि इन लोगों को भी इस औरत ने मार दिया होगा, और यह उन्हीं सब लोगों का कंकाल होगा। आज के बाद एक कंकाल मेरा भी शामिल हो जाएगा इसमें। अब वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराने के साथ साथ हंसने भी लगी। अभी यह सब चल ही रहा था, तभी पता नहीं अचानक से वहां पर अंधेरे में एक आदमी आया। उस आदमी को आता देख मुझे अपनी जान बचने की कुछ उम्मीद दिखने लगी। मुझे लगा कि वो आदमी यहाँ आकर मुझे इस औरत के चंगुल से छुड़ा लेगा। लेकिन जैसे ही वो आदमी करीब आया तो उसका चेहरा देखकर मेरे बचने की उम्मीदों की बजाय मेरे मरने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने मुझे उस टपरी पर चाय पिलाई थी। मेरे नजदीक आकर वो बुढ़ा मुझसे बोला कि क्यों ड्राइवर भाऊ, बिना पैसे दिए चले आए, चाय के पैसे कौन देगा। तभी मैं उन दोनों से कहना चाहता था कि तुम्हारे चाय के पैसे ही ले लो, पर मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, लेकिन मेरे हलक से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। अचानक उस चुड़ैल औरत ने मेरे सीने पर एक लात मारी और मैं धड़ाम से पीछे पीठ की बल सड़क पर गिर पड़ा। मुझे अब समझ आ चुका था कि ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। अभी मैं उठकर वहां से भागना ही चाह रहा था कि वो चुड़ैल औरत अचानक से उछलकर मेरे सीने पर बैठ गई और उसने मुझे मारने के लिए अपने हाथ में वो दांतली ले रखी थी। अभी वह उस धांधली से मेरे ऊपर वार करने ही वाली थी, तभी अचानक मेरा फोन बज उठा और फोन की बजती वो औरत अचानक से चिल्लाने लगी और जोर जोर से अपने दोनों कानों को दबाने लगी, जैसे उसे मेरे फोन की आवाज बहुत तकलीफ दे रही हो। तभी मैंने मेरे फोन की घंटी की तरफ ध्यान दिया तो मुझे याद आया कि मैंने मेरे फोन की घंटी में हनुमान चालीसा लगा रखी थी, और फोन आने पर उस हनुमान चालीसा की आवाज को सुनकर वो चुड़ैल चाह कर भी मुझ पर वार नहीं कर पा रही थी।
तब मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैंने इस फ़ोन को उठा लिया और यह घंटी बंद हो गई तो घंटी बजने के बंद होते ही यह चुड़ैल मेरे ऊपर फिर से हावी हो जाएगी। इसलिए मैंने फ़ोन को उठाना ठीक नहीं समझा। लेकिन फ़ोन कुछ देर बाद ही कट गया और घंटी बजना बंद हो गई, तो घंटी बंद होते ही वो चुड़ैल मेरे ऊपर फिर से वार करने ही वाली थी। तभी फ़ोन फिर से बज उठा और फ़ोन में हनुमान चालीसा की आवाज़ बजने लगी। उसके साथ ही इस बार अचानक से पता नहीं कैसे पर मेरा ट्रक अपने आप ही चालू हो गया और ट्रक के चालू होते ही ट्रक की हेडलाइट की रोशनी चली और मेरे आसपास उजाला हो गया। उजाला होते ही वो चुड़ैल औरत और वो बूढ़ा वहां से गायब हो गए। लेकिन अभी भी मेरे फ़ोन में वो हनुमान चालीसा बजी जा रही थी। कोई तो था जो बार बार मेरे फ़ोन पर कॉल कर रहा था, जिसकी वजह से वो हनुमान चालीसा बज रही थी। अब मैं सब समझ चुका था। अगर इस चुड़ैल और इस बूढ़े आदमी के चंगुल से बचना है तो हनुमान चालीसा ही एकमात्र मेरा सहारा है, जो मुझे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। इसलिए मैंने अपने शरीर पर पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश की और ट्रक के केबिन में चढ़कर म्यूजिक सिस्टम में फुल आवाज में हनुमान चालीसा लगा दी। इसके साथ ही मैंने ट्रक को फुल स्पीड में वहां से दौड़ा लिया। अब मैं ट्रक को फुल स्पीड में भगाया जा रहा था, तभी हनुमान चालीसा की आवाज के साथ मुझे मेरे पीछे से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई चिल्ला रहा हो, जैसे किसी का कुछ छूट गया हो। लेकिन मैं उन सभी आवाज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने ट्रक चलाने पर ध्यान दे रहा था। ट्रक चलाते वक्त मैंने सोचा कि आज किसका फ़ोन आया होगा जिसकी वजह से मेरी जान बची, तो मैं देखना चाह रहा था आखिर किसकी वजह से आज मेरी जान बची। मैंने अपना फ़ोन निकाला और देखना चाहा कि किसका फ़ोन आया, तो मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है कि वो चुड़ैल या बूढ़ा आदमी अभी भी मेरा पीछा कर रहा हूँ। अभी मुझे मेरा ध्यान सिर्फ ट्रक चलाने पर देना चाहिए। मैं मुंबई में एंटर कर जाऊंगा और कोई रिहायशी इलाका आ जाएगा, तभी मैं ट्रक को रोक कर फ़ोन देखूंगा। इसके बाद जब मैं मुंबई के रिहायशी इलाके में एंटर हो गया तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। तब मैंने सड़क के किनारे ट्रक को रोका और फ़ोन निकाल कर चेक किया। जब मैंने फ़ोन देखा तो पाया कि वो फ़ोन मेरी पत्नी ने किया था। तब मैंने सोचा कि उसे भी चिंता रही होगी कि मैंने इतनी बार फ़ोन करने के बावजूद फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए मैंने वापस अपनी पत्नी को कॉल बैक किया। जब मैंने अपनी पत्नी को कॉल बैक किया तो उसकी जो बात सुनी उसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी पत्नी ने कहा कि आपकी बेटी बार बार आपसे बात करने की जिद कर रही थी और कह रही थी कि मुझे अभी पापा से बात कराओ, इसलिए मैं बार बार आपको कॉल कर रही थी। आप फ़ोन उठा नहीं रहे थे। दरअसल मैं आपको बताना भूल गई कि अभी कुछ साल पहले ही मेरी शादी हुई थी और मेरी एक 9 साल की बेटी है। तब मैंने सोचा कि आज मेरी बेटी की वजह से मेरी जान बच गई। अगर मेरी बेटी मुझसे बात करने की जिद ना करती, फ़ोन ना करती, तो आज मैं मर चुका होता। इसलिए आपसे विनती है कि बेटियों को बोझ ना समझे, बेटियां अनमोल होती हैं। उस दिन के बाद अब जब भी मैं माल को डिलीवरी करने के लिए ट्रक से कहीं बाहर जाता हूँ और अगर मेरी बेटी का फ़ोन आता है तो मैं काम को छोड़कर पहले अपनी बेटी से बात करता हूँ। आखिरकार ये जीवन दान मुझे मेरी बेटी ने दिया है। उस दिन के बाद मैंने शॉर्टकट अपनाना छोड़ दिया। लेकिन जब मैं शॉर्टकट रास्ते या उस चाय वाली टपरी की बात अपने साथ वाले ड्राइवरों को बताता हूँ तो उन लोगों ने मुझसे बताया कि आज से कुछ साल पहले एक बाप और बेटी अजमेर के पास उस चाय की टपरी को चलाया करते थे। लेकिन एक दिन शायद कोई ट्रक वाला शराब पीकर ट्रक चला रहा था और उसने उनकी टपरी को टक्कर मार दी थी। उस टक्कर में वो बाप बेटी भी मर गए थे। तभी से वो बाप और बेटी ट्रक वालों को रोककर वहां चाय पिलाते हैं और उन्हें गुमराह करके शॉर्टकट रास्ते पर भेजते हैं, फिर उनसे अपनी मौत का बदला लेते हैं। दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी हो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट में अपना नाम और आप कहाँ से हैं यह भी लिखें ताकि हम अगली स्टोरी में आपका नाम बोल सकें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए ब्लडी हॉरर स्टोरीज।